जय सर, आज फिर से एक बार उपस्थित हूँ आपके सामने। क्लास 10th ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ए बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर की समरी लेकर, हिंदी में समरी, हिंदी व्याख्या, एक्सप्लेन इन हिंदी, हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के एक बेकर का चित्रण है जिसका स्थान उसके समाज में आज भी महत्वपूर्ण है। यानी गोवा के गांव के एक बेकर का चित्रण किया गया है। हम हमारे पूर्वजों को प्रायः उन पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए सुनते हैं। पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध ब्रेड के बैंडल। वो डबल रोटी को खाने वाले अब भले न रहे हों, पर उनको बनाने वाले आज भी वही हैं। हमारे बीच वो मिलाने वाले, बेलने वाले और वो रोटी सेकने वाले आज भी हैं। वो सदियों पुरानी समय की कसौटी पर परखी भट्ठियाँ आज भी हैं। उन भट्टियों में आग आज भी नहीं बुझी है। वो ठड की आवाज़ और उस पारंपरिक बेकर के बाँस की खनक उसके आगमन की सुबह सुबह घोषणा करती हुई कुछ स्थानों पर आज भी सुनी जा सकती है। हो सकता है पिता जीवित न हों, पर बेटा अभी भी पारिवारिक धंधे को जारी रखे हुए है। ये बेकर आज भी गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? पेडर, पेडर के नाम से जाने जाते हैं। गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारा दोस्त, साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था। क्या हुआ करता था? हमारा दोस्त, साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था। वह दिन में कम से कम 2 बार आया करता था। एक बार तब जब वह अपनी बिक्री का चक्कर लगाने के लिए सुबह निकलता था, और फिर तब जब वह अपनी खाली टोकरी लेकर लौटता था। उसके बाँस की खनक हमें नींद से जगा देती और हम उससे मिलने के लिए भागते। ऐसा क्यों था? क्या यह डबल रोटी के लिए जो प्रेम था उसके लिए था? यानी हम जो भागते थे, क्या डबल रोटी के प्रेम के लिए भागते थे? बिल्कुल नहीं। डबल रोटी किसी पास्किन या बास्टाइन के द्वारा खरीदी जाती थी, जो घर की नौकरानी होती थी, जिसके लिए हम तड़पते थे। ये डबल रोटी के घेरे जिन्हें हम सावधानी से चुनते थे। कई बार यह स्पेशल बना मीठा ब्रेड होता था। बेकर, उसका संगीतमय आगमन, उसके स्पेशल बने हुए बाँस के डंडे की झंग झंग की आवाज़ साथ करता था। यानी जब बेकर आता था तो एक बाँस का डंडा लिए रहता था और उसको धरती पे पटकता था और झन झन की आवाज़ आती थी, जिससे हम सभी बच्चे जान जाते थे कि जो है बेकर आ गया है, और बच्चे भागकर जाते थे। और हम कई बार तो हम लोगों को जाने नहीं दिया जाता था। घर की जो नौकरानी होती थी वो जाके ले आती थी और हम लोग वहाँ उसके पास जाने के लिए तरसते थे। एक हाथ टोकरी को सहारा देते हुए और दूसरा हाथ बाँस को धरती में पटकते हुए।
ये बेकर का करेक्टर बता रहे हैं। वह घर की औरत का नमस्कार के साथ सत्कार करता और फिर अपनी टोकरी को खड़े बांस पर रखता। हम बच्चों को हल्की सी धमकी के साथ दूर किया जाता और नौकर को डबल रोटी दे दी जाती, पर हम मानने वाले नहीं थे। हम एक बेंच पर बैठते या चढ़ते, दीवार पर चढ़ते, बेंच पर बैठकर चढ़ते या फिर दीवार पर चढ़ते और टोकरी में झांक कर देखते किसी न किसी तरह। मैं आज भी, नरेटर कहते हैं कि मैं आज भी उन डबल रोटियों की विशेष महक को याद कर सकता हूँ। डबल रोटियाँ बड़ों के लिए और कड़े बच्चों के लिए। फिर हम अपने दांतों को ब्रश करने और मुंह साफ करने की भी परवाह नहीं करते थे। और हमें क्यों करनी चाहिए? टूथब्रश के लिए आम के पत्ते को तोड़ने की परेशानी कौन उठाता? यानी बच्चे सुबह सुबह ब्रश नहीं करते, बल्कि जो है उसको बिना ब्रश किए ही खाना शुरू कर देते ब्रेड, और कहते कि कौन जहमत उठाए कि आम के पत्तों से को तोड़े, यानी उसको तोड़ने की परेशानी कौन उठाता। और आखिर यह क्यों जरूरी था? शेर कभी अपने दांतों पर ब्रश नहीं करता। समझ गए ना अमृत? देख लो, ब्रश करना जरूरी है, लेकिन यार राइटर बता रहा है, नरेटर, कि शेर कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता। आखिर गर्म चाय सब चीज़ों को अच्छी तरह साफ कर देती है। आखिर गर्म चाय, मजा ले रहा है ब्रेकर, बच्चे बता रहे, जब बच्चे था तब की बात बता रहा है। बिना मीठे ब्रेड के, जिन्हें बोल के रूप में जाना जाता है, के बिना शादी के उपहार अर्थहीन हैं। यानी शादी विवाह के अवसरों पर भी मीठे ब्रेड खूब बनते थे, जिनका नाम था बोल। जिस तरह से कि एक पार्टी या भोज के बिना ब्रेड के इसका रोमांच खो देती थी। ये दिखाने के लिए कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, अधिक नहीं कहा जा सकता। घर की औरत को अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर सैंडविच तैयार करने होते हैं। केक और बोलिनहास क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए ज़रूरी हैं। यानी कहने का मतलब जितने भी फंक्शन होते थे सब में विविध प्रकार के ब्रेड की वैराइटीज होती थी और बेकर्स का काम बहुत तेज़ी से चलता था, उनकी बहुत ज़बरदस्त डिमांड होती थी। इस प्रकार बेकर की भट्ठी की उपस्थिति गांव में अत्यंत जरूरी है। उन दिनों के बेकर ब्रेड बेचने वाले के पास एक विशेष पोशाक होती थी जिसको कबाई के नाम से जाना जाता था। यानी जो बेकर पहनता था बेचने वाला कपड़ा, उसको कबाई के नाम से जाना जाता था। यह एक सिंगल पीस लंबी फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक पहुंचती थी। हमारे बचपन में हम बेकर को देखते थे, एक शर्ट और पैंट पहने होता था जो पूरी पैंट से छोटा और निक्कर से थोड़ा लंबा होता था, यानी हाफ पैंट से थोड़ा बड़ा और जो है फुल पैंट से छोटा होता था। आज भी जो कोई निक्कर पहनता है जो घुटनों से थोड़ा नीचे पहुंचती है, तो हम उस पर यही टिप्पणी की जाती है कि यह एक पेडर की तरह ड्रेस पहने हुए है। फिर से इसको देखिए एक बार। आज भी जो कोई निक्कर पहनता है जो घुटनों से थोड़ा नीचे पहुंचती है, तो उस पर यही टिप्पणी की जाती है कि वह एक पैडर की तरह ड्रेस पहने है। बेकर प्रायः महीने के अंत में अपने पैसों की उगाही करता था, यानी एक महीने तक देता रहता था, बाद में आके ले जाता था पैसे। महीने के हिसाब किताब पेंसिल से किसी दीवार पर लिखे जाने को कहा था, यानी कहीं दीवार पे लिख देता था। जैसे पोलियो के ड्रॉप
पिलाने जब पोलियो मेंबर्स आती हैं घर पे, तो वो जो है बाहर स्वास्थ्यकर्मी जो होती हैं घर के बाहर दीवार पे लिख के चली जाती हैं। उसी तरह से वो सब जो है आके दीवार पे ही हिसाब लिखता था और महीने के अंत में हिसाब कर लेता था। बेकर और उसका परिवार कभी भूखे नहीं मरते थे। वह, उसका परिवार और उन्नत दिखते थे। उनका मोटा शरीर इसका सबूत था। आज भी जब कोई कटहल की तरह मोटा दिखता है, जैकफ्रूट की तरह मोटा यदि कोई दिखता है, तो उसकी तुलना बेकर से की जाती है। आज भी कोई कटहल की तरह मोटा दिखता है तो उसकी तुलना कैसे की जाती है अमृत जी? बेकर से की जाती है, बेकर से, बिल्कुल।